नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा बाय विकास में। हम ज्योमेट्री की कंप्लीट सीरीज कर रहे हैं। अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है ट्रायंगल। इसके पहले हमने ज्योमेट्री के बेसिक्स और ट्रायंगल की बेसिक्स भी पिछले वीडियो में देखे। इस वीडियो में हम ट्रायंगल की एक खास प्रॉपर्टी करेंगे जिस पे बेस्ड आजकल एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि एक त्रिभुज होने के लिए क्या गुण चाहिए। व्हाट इज द प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड टू बी अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल होने के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज की आवश्यकता है। तो इसे हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम कहते हैं। इसका क्या मतलब है कि हम कोई भी तीन लाइन अगर ले लें, ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमने तीन लाइन ले ली। अब इन तीनों को जोड़ के हम ट्रायंगल बना सकते हैं या नहीं, इस तरीके का एक क्लोज्ड फिगर एक ट्रायंगल बना सकते हैं या नहीं, ये चीज़ हम पता कर सकते हैं बिना उस ट्रायंगल को ड्रॉ किए, अगर हमें इन तीनों साइड्स की लंबाई पता हो तो उसको ही पता करने के लिए जो थ्योरम दिया गया है वो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम। तो चलिए इसको और बारीकी से समझते हैं। हमने क्या किया कि एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। इस ट्रायंगल का हम नाम रख देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, ये जो बी सी भुजा है मान लेते हैं इसकी लंबाई ए यूनिट है, ए सी भुजा की लंबाई बी यूनिट है और ए बी भुजा की लंबाई सी यूनिट है। तो तीन साइड्स लिए हैं हमने जिनकी लंबाई क्रमशः ए, बी और सी है। तो ये थ्योरम क्या बोलती है ना कि अगर हम किन्हीं भी दो साइड्स को ऐड करें, जैसे कि मान लेते हैं हमने ए को और बी को ऐड किया यानी ए प्लस बी किया, तो इस थ्योरम के हिसाब से ये दोनों भुजाओं को जोड़ने पे जो संख्या मिलेगी वो हमेशा तीसरी संख्या से बड़ी होनी चाहिए। उसी प्रकार हम कोई और दूसरा साइड ले लें, जैसे बी और सी को जोड़ा हमने तो वो ए से बड़ी होनी चाहिए, या फिर हमने ए और सी को जोड़ दिया तो वो बी से बड़ी होनी चाहिए। अगर बड़ी हो रही है ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तभी वो ट्रायंगल फॉर्म हो पाएगा, अदरवाइज वो तीनों रेखाएं मिलकर एक क्लोज्ड फिगर एक ट्रायंगल नहीं बना पाएंगी। ठीक है, इसके अलावा एक और नियम है जो ये कहता है कि जब हम दो भुजाओं का डिफरेंस लें, ठीक है, जब एक भुजा को दूसरे भुजा से घटाएं, डिफरेंस पॉजिटिव वैल्यू लेनी है इसीलिए मॉड लगा रहा हूँ, डिफरेंस लें तो वो तीसरी भुजा से हमेशा छोटी होनी चाहिए। जैसे बी और सी का डिफरेंस लिया हमने तो वो ए से छोटी होनी चाहिए, और ए और सी का डिफरेंस लिया हमने तो वो बी से छोटी होनी चाहिए। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी हम कह सकते हैं कि कोई एक ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है। तो अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो हमें क्या मिलेगा कि अगर हम दो भुजाओं को जोड़ते हैं तो वो तीसरी भुजा से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए सी से, और साथ ही साथ ये जो सी है ये बड़ा होना चाहिए उन दोनों भुजाओं के डिफरेंस से। इस तरीके का एक इनइक्वालिटी मिलता है जिसको हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम बोलते हैं। हम बाकी भुजाओं के लिए भी ये सेम चीज़ लिख सकते हैं, जैसे ए प्लस सी करेंगे तो वो बी से बड़ा होना चाहिए, और ये जो बी ए और सी के डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए। उसी प्रकार जब बी और सी को जोड़ेंगे तो वो ए से बड़ा होना चाहिए, और ये जो ए है ये बी और सी के डिफरेंस से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है। जब डिफरेंस लेंगे तो ए बड़ा होना चाहिए, और जब ऐड करेंगे तब ए छोटा होना चाहिए, या फिर ऐसा कहें कि बी प्लस सी बड़ा वैल्यू आना चाहिए। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। तो चलिए इस पे बेस्ड कुछ सवाल करते हैं ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा एकदम क्लियर हो जाए। तो जो पहला क्वेश्चन हमने लिया है क्या बोल रहा है कि फॉर ट्राइंगल्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। पहला क्या है कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री। तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं कि एक ट्रायंगल में सभी कोणों का योग 180 होता है, यानी पहला स्टेटमेंट तो सही है। ऑल इंटीरियर एंगल्स कांट बी इक्वल, सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं हो सकते, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल में देखा था कि सारे एंगल्स जो थे वो 60 डिग्री के थे, तो यानी दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। कैन हैव एट मोस्ट वन ऑब्ट्यूज एंगल, हाँ एक ट्रायंगल में अधिक से अधिक एक ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है या फिर एक राइट एंगल हो सकता है, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, यानी स्टेटमेंट 3 तो सही हो गया। सम ऑफ टू साइड्स मे और मे नॉट बी इक्वल टू द थर्ड साइड, मतलब दो भुजाओं का योग, मान लेते ए प्लस बी, ये जो दो भुजाओं का योग है क्या बोल रहा है, ये तीसरी भुजा के बराबर भी हो सकता है और नहीं भी। तो अगर तीसरी भुजा के बराबर हो गया तो ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता है, हमेशा तीसरी भुजा से क्या होना पड़ेगा, उसको बड़ा होना पड़ेगा, यानी ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया।
तो जो हमारा सही जवाब निकलेगा वो निकलेगा 1 और 3, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी हमें कुछ स्टेटमेंट दिया है, हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। द सम ऑफ टू साइड्स मे बी इक्वल टू द थर्ड साइड। नहीं, दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरे से बड़ा होना चाहिए, इक्वल नहीं चलेगा, बड़ा ही होना चाहिए, यानी ये स्टेटमेंट गलत हो गया। द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज इक्वल टू द थर्ड साइड। अच्छा सॉरी, यहाँ पे ऑलवेज बोला है और यहाँ पे मे बी बोला है। मे बी का मतलब इक्वल हो भी सकता है, तो वो तो गलत है, इक्वल नहीं हो सकता। और यहाँ पे ऑलवेज इक्वल बोला है, तो ये चीज भी गलत हो गई। द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। हाँ, दो साइड्स का योग तीसरे से हमेशा बड़ा होना चाहिए, यानी ये वाला तो सही हो गया। और यहाँ पे लेस बोला है, तो ये भी गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी ही हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज। एक ट्राइंगल में दो भुजाओं का जो योग है वो क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू थर्ड साइड गलत, इक्वल टू थर्ड साइड गलत, ग्रेटर देन थर्ड साइड सही। ये ऑप्शन गलत, यानी ऑप्शन 3 जो होगा वो सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कैन नेवर फॉर्म द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। मतलब इनमें से जो चार ऑप्शन दिए हैं, कौन सा एक त्रिभुज नहीं बना सकता, त्रिभुज की भुजाएं नहीं बन सकते। तो त्रिभुज की भुजा बनने के लिए क्या हमें चाहिए कि दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। ये कंडीशन फुलफिल होगा तभी वो ट्रायंगल बन सकता है। तो अगर हम इसको देखें, 2 + 3 किया हमने तो ये 5 आया, 5 जो है वो 4 से बड़ा है। उसी तरीके से 3 और 4 किया 7, तो 7 2 से बड़ा है। और या फिर 2 और 4 किया 6, तो 6 ये 3 से बड़ा है। तो ये कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है, तो ये बन सकता है ट्रायंगल। ठीक है, उसी तरीके से थर्ड ऑप्शन देखते हैं, 5 और 5 10, तो ये बड़ा हो रहा है क्योंकि ये सब एक ही भुजा है, मतलब बराबर है, तो एक ही बार में देखेंगे तो ये बड़ा है, तो ये भी पॉसिबल है, 5 सेंटीमीटर वाला भी पॉसिबल है। तीसरा देखें, 6 और 2 को जोड़ा 8, तो ये 3 से बड़ा हो रहा है। 2 और 3 को जोड़ा 5, तो ये 6 से बड़ा नहीं हो रहा है, ये छोटा हो रहा है, यानी ये गलत हो गया। यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन नंबर 3, ये कभी भी एक ट्रायंगल नहीं बन सकता है। हमसे तो यही पूछा था कि नेवर बी द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का साइड नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं पॉसिबल है। तो ऑप्शन सी ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगर हम चौथा ऑप्शन भी चेक कर लें, यहाँ पे 8 और 7 15, तो ये 12 से बड़ा आ रहा है। 12 और 8 20, तो ये भी 7 से बड़ा है। और 7 और 12 19, 19 8 से बड़ा है। तो सारे ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहे हैं, सिर्फ एक सी ऑप्शन है जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो वो ट्रायंगल नहीं बन सकता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल के 3 भुजाएं हैं, एक 9 है, एक 24 है और एक एस यूनिट, 3 भुजाएं दी हुई है। तो हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे एस की क्या वैल्यू हो सकती है। तो हमें पता है इनइक्वालिटी थ्योरम से कि दो भुजाओं का योग ये तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए और उनका डिफरेंस ये छोटा होना चाहिए तीसरी भुजा से, या फिर तीसरी भुजा बड़ी होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर निकालें तो ये हो गया हमारा 33 बड़ा एस, यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आएगा 15, -15 आएगा, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू लेना है, डिफरेंस लेना है। तो ये वाला जो इनइक्वालिटी है वही हमारा सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही जवाब हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है। ठीक है, यहाँ भी इक्वल टू का साइन है, यहाँ भी इक्वल है, तो ये सब पॉसिबल है नहीं। क्वेश्चन 15, इन अ ट्रायंगल ए बी दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ए सी दिया हुआ है 13, तो हमसे पूछ रहा है बी सी क्या होगा। तो हमको पता है कि ए प्लस बी जो है ये बड़ा होना चाहिए थर्ड भुजा से, और सी जो है ये बड़ा होना चाहिए उनके डिफरेंस से। तो अगर हम यहाँ देखें तो ए की वैल्यू 9, ए सी की वैल्यू 13, ए की वैल्यू 9, ए सी की वैल्यू 13 पुट किया हमने, ये हो गया 9 और 13 हो गया हमारा 22 सी, और ये 9 में से 13 जाएगा, -4 बचेगा, बट मॉड है तो हम सिर्फ 4 लिखेंगे। यानी सी की जो वैल्यू है वो 4 से बड़ी, यानी 5 से लेकर, अगर इंटीजर्स वैल्यू कंसिडर करें हम, क्वेश्चन में चूंकि इंटीजर बोला नहीं है, बट ठीक है, 4 से बड़ी होनी चाहिए और 22 से छोटी होनी चाहिए। तो 5 से 21 तक की वैल्यूज हो सकती है।
तो अगर हम अपने ऑप्शन में देखें कि कौन सा ऐसा वैल्यू है जो इस रेंज में लाई कर रहा है, तो 4 तो हो नहीं सकता है, 4 से बड़ा होना चाहिए। 2 भी नहीं हो सकता है क्योंकि 4 से बड़ा होगा तो 2 पॉसिबल है नहीं। 22 भी नहीं हो सकता है क्योंकि 22 से बड़ा हो 22 से छोटा होना चाहिए, तो 22 तो पॉसिबल नहीं है। 21 होता तो वो पॉसिबल हो सकता था। तो ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर यही एक पॉसिबल वैल्यू है, तो ए ऑप्शन जो होगा हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 16 उसी टाइप का मिलता जुलता सवाल है कि 3 साइड्स दिए हुए हैं 6, 12 और x। तो हमसे पूछ रहा है कि x की कितनी इंटीजर वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है, पूर्णांक इंटीजर वैल्यू। तो x जो होगा वो क्या होगा, 6 + 12 से छोटा होगा और साथ ही साथ इनके डिफरेंस यानी 6 - 12 से बड़ा होगा। ठीक है, यही इनक्वालिटी का कंडीशन है हमारा। तो ये हो गया हमारा 18 x और ये हो जाएगा -6, सिर्फ 6 लिखेंगे। ठीक है, तो यानी x की जो वैल्यू है, इंटीजर बोला है यहाँ पे, क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है, इसीलिए 6.1 6.2 की संभावना ही खत्म हो गई। तो x की जो वैल्यू है वो 7 से स्टार्ट होगी और ख़त्म होगी कहाँ पे, 17 पे, क्योंकि 18 को कंसिडर नहीं करना है। तो कितनी पॉसिबल वैल्यूज है, तो काउंट करना पड़ेगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17, इतनी पॉसिबल वैल्यूज है x की, ये सब पॉसिबल है। तो अगर काउंट करें हम तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 11 वैल्यूज, ऑप्शन सी जो है सही जवाब है। पर इस तरीके से काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें पता चल गया कि x जो है 6 और 18 के बीच लाई कर रहा है, तो हम क्या करते हैं ना, 18 - 6 और -1, एक एक्स्ट्रा घटाते हैं क्योंकि 18 काउंट हो जाता है उस केस में। तो अगर माइनस करें तो 18 में से 6 गया 12, 12 में से 1 गया 11, तो 11 पॉसिबल वैल्यूज थी। तो इतना लिख के करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग माइनस कर सकते हैं। क्वेश्चन 17 देखते हैं कि द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विच साइड्स ऑफ इंटीजर वैल्यूज इज इक्वल टू 13। ठीक है, इंटीजर वैल्यूज है। ठीक है, साइड्स जो है वो इंटीजर्स है, ये ध्यान रखा, पूर्णांक संख्याएं हैं, 1, 2, 3, 4, 5, ये सारी संख्याएं हैं। पेरीमीटर जो है वो दिया हुआ है हमारा, पेरीमीटर मतलब जैसे कि ये अपना ट्राइंगल है, तो हम पेरीमीटर इसको बोलते हैं। ये जो किनारे की जितनी लंबाई है, यहाँ से लेकर यहाँ, यहाँ ये सबको जोड़ेंगे तो पेरीमीटर निकलता है। तो अगर मान लेते हैं भुजा की लंबाई ए, बी और सी है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, a + b + c। ठीक है, सिंपल, ये पेरीमीटर है। तो पेरीमीटर दिया हुआ है 13, तो ये 13 दिया हुआ है, a + b + c 13 दिया। तो हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी सच ट्राइंगल्स आर पॉसिबल, तो ऐसे कितने ट्राइंगल्स पॉसिबल है। तो यहाँ पे अगर हम C को लॉन्गेस्ट साइड माने, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट साइड माने तो क्या होगा कंडीशन उस केस में कि a + b यानी बाकी दो साइड्स का सम ये C से बड़ा होगा। तो अगर ये C से बड़ा है तो ये C, अगर हम लोग यहाँ से a + b = 13 - c लिखें, तो यहाँ a + b की जगह पुट कर सकते हैं 13 - c, और इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ से C जो निकल रहा है वो निकल रहा है <<6.5, यानी C की जो वैल्यू होगी 6.5 से कम। तो 6.5 से कम एक इंटीजर है 6, यानी अगर हम C को लॉन्गेस्ट साइड माने और 6 उसकी वैल्यू अज्यूम करें, तो a + b की वैल्यू क्या हो जाएगी उस केस में, 13 में से 6 जाएगा 7, यानी बाकी दो बचे हुए जो साइड्स हैं उनका योग 7 होना चाहिए। तो ऐसे कितने फिगर पॉसिबल है अगर हम देखें, C को हमने मान लिया कि वो 6 है, a + b 7 होना चाहिए। तो एक तो पॉसिबल है 1 और 6, तो ये 7 हो रहा है। दूसरा पॉसिबल है 3 और 4, तो भी ये 7 हो रहे हैं। और एक पॉसिबल है 2 और 5। इसके अलावा अगर हम कुछ देखें तो और कोई नंबर नहीं है जिनको जोड़ के 7 आ सके इंटीजर वैल्यू। तो इस केस में सिर्फ ये 3 सेट्स बन सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम इसको देखें कि a + b + c, इसका पेरीमीटर यानी a + b + c 13 दिया हुआ है और C को हम लॉन्गेस्ट साइड मान रहे हैं, तो C की जो वैल्यू होगी इसका 1/3 मतलब 4.33, इससे ज़्यादा ही होगी, क्योंकि इससे कम तो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर C लॉन्गेस्ट साइड है तो उसको उस एंगल में सबसे बड़ा वैल्यू होना पड़ेगा।
तो अगर 4.33 से बड़ा एक वैल्यू देखें तो जो होता है 5 इंटीजर वैल्यू, तो सी की एक वैल्यू 5 पॉसिबल है। तो ऐसे ए और बी की कितनी वैल्यूज हो सकती है? अगर सी की जगह हम यहाँ पे 5 बैठा दें तो ए प्लस बी हमारा 8 निकल के आ सकता है। तो उस केस में हम ए और बी को 4,4 ले सकते हैं, क्योंकि सी लॉन्गेस्ट साइड है, 5 से बड़ा नहीं। हम 1,7 नहीं ले पाएंगे क्योंकि 7 5 से बड़ा हो गया। हम लॉन्गेस्ट साइड एज्यूम करके चल रहे हैं सी को। या फिर इसके अलावा 3 और 5 ले सकते हैं, तभी भी 8 होगा, तब भी उस केस में सी लॉन्गेस्ट रहेगा। तो ऐसे 2 ही सेट पॉसिबल है, तो यहाँ 3 और यहाँ 2, इस तरीके से टोटल 5 सेट्स मिल रहे हैं। तो 5 हमारा सही जवाब होगा। पर ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस है और एग्जाम टाइम में इस तरीके से कैलकुलेट करना, कोई एक सेट छूट जाए तो फिर हम गलत ऑप्शन को मार्क कर सकते हैं। तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक ये है कि जब भी पेरीमीटर दिया हो तो या तो पेरीमीटर ऑड होगा या इवन होगा। तो अगर ऑड होता है, इफ p इज ऑड, तब क्या करेंगे? हम राउंड ऑफ लेना है, राउंड करना है हमको। p प्लस 3 इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 48, ये शॉर्टकट फॉर्मूला, ये याद होना चाहिए। अगर p इवन हुआ तब उस केस में क्या होगा? तो उस ये हो जाएगा राउंड p स्क्वायर बाई 48। ठीक है, हमारे इस क्वेश्चन में p क्या है? 13 है, यानी ऑड है, तो हम पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो p की जगह बस 13 बैठाना है। 13 प्लस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 48, 16 हो गया। 16 का होल स्क्वायर होता है 256 डिवाइड बाई 48। 48 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 बार में जाएगा, 8 5 40, 220 बचा 6 3 36, पॉइंट देंगे 0। ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। हमें राउंड ऑफ लेना है तो 5 हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, तो 5 ऐसे ट्रायंगल्स पॉसिबल है। तो ये वाला तरीका काफ़ी ईजी है, ये वाला अप्रोच हम फॉलो करेंगे। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 3 लाइन सेगमेंट्स दिए हुए हैं, 3 नहीं है, 4 है यहाँ पे, 2 5 7 और 8। तो हमें बोल क्या रहा है क्वेश्चन में कि इसमें से कौन से 3 सेगमेंट्स लें और बताएं कि द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स दैट कैन बी फॉर्म्ड, कि कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बन सकते हैं। ठीक है, क्या क्या है? 2 5 7 और 8, इनमें से कोई भी 3 लेना है हमको। तो क्या क्या सेट बन सकता है? एक तो बन सकता है 2, 5, 7। एक बन सकता है 2, 5, 8। फिर बन सकता है 5, 7, 8। एक हो सकता है हमारा 2, 7, 8। ठीक है, इसके अलावा और कुछ हो सकता है? 2 7 8, 5 7 8। ठीक है, यही 4 सेट पॉसिबल है। तो अगर हम इसको देखें तो 2 और 5 को हमने जोड़ा तो ये 7 हो गया, और ये 7 है, तीसरी भुजा, तो ये तो इक्वल आ गया, तो ये पॉसिबल है नहीं। इसको देखें हम, 2 और 5 को ऐड किए तो ये 7 हो गया। 7 जो है वो 8 से छोटा हो गया, तो ये भी पॉसिबल है नहीं। यहाँ देखिए 5 और 2, 5 और 7 12, 12 8 से बड़ा है। 8 और 7 15, 15 5 से बड़ा है। फिर 8 और 5 13, 13 7 से बड़ा है, तो ये तो पॉसिबल है। यहाँ देखिए 7 और 2 9, ये भी 8 से बड़ा है। 8 7 15, 2 से बड़ा हो गया। 8 2 10, ये 7 से बड़ा है, यानी ये भी पॉसिबल है। यानी सिर्फ 2 ही सेट्स पॉसिबल है यहाँ पे। क्वेश्चन 19, अ ट्रायंगल कैन हैव ऑल एंगल लेस देन 60। ठीक है, ये सही है या गलत, हमें ये बताना है। तो एक ट्रायंगल में सारे एंगल्स 60 से कम हो गए, मान लेते हैं कि 59 हो गए सारे एंगल्स। अगर तीनों एंगल्स 59 हो गए, हम इनको जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा? 7 177। तो हमको पता है कि एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो ये तो गलत हो गया, 60 से छोटा तीनों तो नहीं हो सकता। 2 भले हो जाए, एक को 60 से बड़ा होना पड़ेगा ताकि तीनों का सम जो वो 180 है। ठीक है, ऑप्शन 3 दूसरा देखिए, अ ट्रायंगल कैन हैव 1 ऑब्ट्यूज एंगल। हाँ, एक ट्रायंगल में सिर्फ एक ऑब्ट्यूज हो सकता है और एक राइट एंगल हो सकता है। अ ट्रायंगल कैन हैव 2 राइट एंगल, गलत। अ ट्रायंगल कैन हैव 2 एक्यूट एंगल्स, हाँ, तीनों एक्यूट हो सकते हैं।
तो ऑप्शन 2 और 3 यही सही हो रहा है, यानी बी और डी, ऑप्शन बी सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। इसमें हमने ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम देखा, उसके बहुत सारे क्वेश्चंस किए। आई होप ये चीज़ समझ में आई हो। कहीं डाउट हो तो उसको कमेंट कीजिए, कहीं पे भी इशू आ रहा होगा तो मैं उसको फर्दर आगे वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई भी डाउट आया हो तो उसे कमेंट जरूर करें।